और क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे थे, इंग्लिश पेनिट्रेशन ब्रिटिश रूल का कैसे स्टार्ट हुआ। तो यहाँ थोड़ा स्टोरेज प्रॉब्लम आ गई थी तो वीडियो अपने आप बंद हो गया था। यहाँ बंगाल, ये वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड लेक्चर इसका। बंगाल में 3,000 रुपये वार्षिकी कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया। इस फरमान द्वारा कंपनी को कलकत्ता के आसपास के 38 गांव मिल गए। ठीक है, 38 गांव मिल गए थे। और यहाँ देखिए, सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह की एक भयानक बीमारी से शाहजहाँ को बचा लिया था। इसके परिणाम स्वरूप शाहजहाँ कह रहे हैं फर्रुखसियार को, और उसके परिणाम स्वरूप इसने बंगाल, हैदराबाद और गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किया और 3,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को उसके समस्त व्यापार में सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। तो सीमा जो शुल्क लगती है इससे मुक्त कर दिया किसने? फर्रुखसियार ने फरमान जारी करके, और 38 गांव इससे मिल गए। ख़रीदने का अधिकार हो गया किसको? कंपनी को। तो फर्रुखसियार ने कॉइन मिंट करने की भी परमिशन दे दी थी, अपने कॉइन मिंट करने की परमिशन इंग्लिश को दे दी थी। बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी किया था, तो कॉइन मिंट करने के लिए दे दिया। और ये बहुत फिकल माइंडेड पर्सन था फर्रुखसियार, शक की निगाह से देखता था, डरपोक था और बहुत इम्पेशेंट पर्सन था ये फर्रुखसियार। ठीक है, सैयद ब्रदर्स ने इसको बाद में मार वार भी दिया। तो वहाँ के आवाम फिर सैयद ब्रदर्स को मार वार दी और उनके ख़िलाफ़ हो गई, बिकॉज फर्रुखसियार जैसा भी था, एक था सिम्बॉलिक रूलर तो था, एक हेड था मुग़ल एम्पायर का। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो वो हम देखेंगे फर्रुखसियार, और जब डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर है उसमें, तो इनका विघटन जब देखेंगे, विघटन मुग़ल साम्राज्य का विघटन, तब ये सारे रूलर्स आएंगे सब जो कमज़ोर वीक थे। इसमें रंगीला शाह भी था, एक बहुत सारे रूलर्स थे। लास्ट वाले बहादुर शाह ज़फ़र 2 थे। तो स्टार्ट करते हैं फर्रुखसियार द्वारा दिए गए फरमान द्वारा। ये हो गया में बम्बई में, देखिए बम्बई में ढले सिक्कों का समूचे मुग़ल साम्राज्य में चलाने की भी छूट हो गई, ये अपॉइंटमेंट करने वाली। सूरत के फरमान द्वारा 10,000 रुपये वार्षिकी देने पर कंपनी के समस्त व्यापार को आयात निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। लो भाई साहब, 10,000 के वार्षिकी रुपए देने पे। फिर फर्रुखसियार द्वारा कंपनी को प्रदत्त फरमान कालांतर में दूरगामी परिणाम वाला सिद्ध हुआ। ठीक है, दूरगामी लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ा। देखो यहाँ, और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। जो फरमान दिया कंपनी के लिए बहुत अच्छा था, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड किया। फिर बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने फर्रुखसियार द्वारा दिए गए फरमान को बंगाल में स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने का प्रयास किया। तो मुर्शिद कुली खान ने कहा कि हम नियंत्रित करेंगे, जो तुमने इतना फरमान दे दिया है भैया, ऐसा नहीं होगा। मराठा सेना नायक कान्होजी अंगारिया, अब ये देखिए मराठास की बात, देखिए कहाँ वाली बात हो रही है, 1700 कुछ की, और मराठा भी पीक पे जाएंगे 1750 तक, 50-55 तक तो बहुत पीक पे चले जाएंगे। तो मराठा सेना नायक कान्होजी अंगारिया ने पश्चिम तट पर अंग्रेज़ों की स्थिति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। किसने? कान्होजी अंगारिया, ये कोई थे। फ्रांसीसी के बारे में स्टार्ट करते हैं। अब आइए देखिए फ्रेंच पेनिट्रेशन कैसे हुआ, कैसे फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच रिवलरी भी हुई है खूब ढेर सारी। ठीक है, तो फ्रेंच के बारे में देखते हैं। फ्रांसीसी अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए। ठीक, फ्रांस के सम्राट लुई 14 जो था, लुईस 14 क्या हुआ? लुईस 14 के द्वारा के शासनकाल की कई युगांतकारी घटनाओं के लिए याद किया जाता है लुईस 14 को, इसी में शायद गठन भी हुआ था। तो लुई 14वीं के मंत्री कॉलबर्ट, क्या है कॉलबर्ट? ये पीसीएस में सवाल आ चुका है, यूपीएससी में पूछ सकता है। तो कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिस कंपनी का नाम था कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स। तो कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स, तो इनका जो है, इनका बोलने का प्रोनाउंसिएशन का तरीका यही लहजे में बोलते हैं सब, कहा गया है अलग इनका। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था। तो फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य हेल्प, स्टेट सपोर्ट मिलता था, स्टेट सपोर्ट और वित्तीय संसाधन, एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है, स्टेट सपोर्ट भी मिल रहा है, इसलिए इसके एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता है। तो ये सरकारी व्यापारी कंपनी थी, अनलाइक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं था ये। 1667 में क्या हुआ कि फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। 1667 में कैरो के अंतर्गत एक अभियान दल भारत में रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। तो 1668 में इन्होंने सूरत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला। किसने? फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में। 1669 की अगर बात किया जाए में मकर्रा ने गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री की स्थापना कर दी। 1669 में मरकारा
मरकारा ने गोलकोंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त कर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित कर दी। और 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकोंडा के सुल्तान से को परास्त कर सैंथोम को छीन लिया। किसको छीन लिया? तो 1672 ईस्वी में एडमिरल डेला हे ने गोलकोंडा के सुल्तान को परास्त कर सैंथोम, बैटल ऑफ सैंथोम भी कहा जाता है, बैटल ऑफ सैंथोम में भी यही होगा, बैटल ऑफ सैंथोम में इसको पराजित कर लिया 1672 में। अब 1673 में एक सैंथोम का बैटल वहाँ भी आ गया, इंग्लिश और फ्रेंच का में भी। चलो आगे देखते हैं। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसीसी मार्टिन, कंपनी के निदेशक थे फ्रांसीसी मार्टिन ने वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त कर लिया, जिसे कालांतर में पौंडीचेरी के नाम से, तो हम पौंडीचेरी कहते हैं या पुदुचेरी कहते हैं। तो किससे लिया गया था? फ्रांसिस मार्टिन किससे लिया था? वलीकोंडापुर, वलीकोंडा के सूबेदार शेर खान लोधी से पौंडीचेरी लिया गया था। शेर खान लोधी से पौंडीचेरी लिया गया था। और फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में ले लिया था इन्होंने, फ्रांसिस मार्टिन, और आज इसको पौंडीचेरी नाम जाना जाता है। फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन को माना जाता है, फ्रैंक को। तो फ्रांसिस मार्टिन जो थे इनको माना जाता है वास्तविक संस्थापक। जैसे बॉम्बे का वास्तविक ऑंगियार को, बॉम्बे का वास्तविक में भी ऑंगियार था कुछ, तो बॉम्बे का वास्तविक संस्थापक, और चार्नक जो थे वो कलकत्ता के। तो फ्रांसिस मार्टिन को मान दिया गया। 1673 में इन्होंने खरीद ली थी। 74 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690-92 में चंद्रनगर की स्थापना की गई। तो शाइस्ता खां द्वारा फ्रांसीसियों को प्रदत्त स्थान पर 1690 से 92 में, वेट अ मिनट, तो मे बी ये लाइन हम स्किप कर रहे हैं, ये वाली लाइन आप एक्सप्लेन करना। 1674 मे बी यू कैन कमेंट इन दिस इन द कमेंट बॉक्स। 1692 में चंद्रनगर, तो मे बी 1692 में ये स्थापना की गई है। फिर डचों ने अंग्रेज़ों, तो डच अंग्रेज़ के साथ मिलकर के 1693 में पौंडीचेरी को छीन लिया। लेकिन 1697 में रिजविक की संधि, तो कौन सी? रिजविक की संधि थी 1697 में, जिससे पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया। 1701 में पौंडीचेरी को पूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और मार्टिन को फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो मार्टिन को महानिदेशक नियुक्त किया गया था 1701 में, और पौंडीचेरी इसका सेंटर हो गया मेन 1701 में। फिर पौंडीचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। मार्टिन ने फोर्ट लुई का पौंडीचेरी में निर्माण करवाया। और मार्टिन ने भारतीय व्यापारियों और राजाओं के साथ निष्पक्षता एवं न्यायपूर्ण व्यवहार करके उनका व्यक्तिगत विश्वास, सम्मान और आदर प्राप्त किया। 1706 में मार्टिन की मृत्यु के बाद फ्रांसीसी बस्तियां व्यापार के स्तर में कमी आ गई थी मार्टिन की मृत्यु के बाद। तो भारतीय व्यापारियों से इसने और राजाओं के साथ निष्पक्षता और न्यायपूर्ण व्यवहार रखा। तो मार्टिन ने क्या किया था? भारतीय व्यापारियों और राजाओं से एक निष्पक्षतापूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार रखा था। फिर इसकी मृत्यु हो गई। फिर 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले, इसी के बाद ड्यूप्ले की नियुक्ति हुई थी। ड्यूप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में, ड्यूप्लेक्स, ठीक है, या ड्यूप्ले कहते हैं यहाँ पे। नियुक्ति के बाद एक ही बार फ्रांसीसियों में उत्साह दिखा। 1706 से 1720 के बीच फ्रांसीसी प्रभाव का भारत में विघटन हुआ था, ह्रास हुआ था, और परिणाम स्वरूप 1720 में कंपनी का इंडीज़ की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनर्निर्माण, परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़ के रूप में पुनर्निर्माण हुआ 1720 में। पर ये गवर्नर ड्यूप्ले जो आया था वो 1731 में आया था। अब चलो 21 के बाद देखो, 21 में मॉरीशस, फ्रांसी 21 में मॉरीशस, 24 में मलाबार और स्थित माही में 1739। तो फ्रांसीसियों ने 21 में मॉरीशस, 24 में मलाबार में स्थित माही तथा 1739 में करिकल, तो 1739 में करिकल पर अधिकार किया 1739 में, ठीक है। और मॉरीशस में 21 में, 24 मलाबार और करिकल 1739। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की गई थी। व्यापारिक उद्देश्य से, राजनीतिक युद्ध इनके लक्ष्यों में नहीं था। फ्रांसीसी ने किलेबंदी अंग्रेजों और डचों की सुरक्षा के लिए तथा सिपाहियों की भर्ती उनसे प्रतिरक्षा के लिए किया। तो इन्होंने घेराबंदी की और सिपाहियों की भर्ती की इनसे बचने के लिए, अंग्रेजों से और डच से बचने के लिए। 1742 के बाद फ्रांसीसी भी व्यापारिक लाभ कमाने की तुलना से राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में सक्रिय हो गए। इनका भी राजनीतिक उद्देश्य हो गया और परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों में युद्ध प्रारंभ हो गए। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अब एक दूसरे का वर्चस्व कायम करने में लग गए। अंग्रेज कहें हम रहेंगे, फ्रांसीसी कहेंगे हम रहेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है और कोरोमंडल समुद्र तट पर
स्थित क्षेत्र जिसे कर्नाटक या कर्नाटक कहा जाता था पर अधिकार को लेकर दोनों कंपनियां लगभग 20 वर्ष तक ये सब लड़ते रहे आपस में। फिर कोरोमंडल समुद्र तट पर स्थित किलाबंद मद्रास और पौंडीचेरी क्रमशः अंग्रेजों और फ्रांसीसी की सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बस्तियां थी। तो कौन कौन सी बस्तियां थी? मद्रास अंग्रेजों की, पौंडीचेरी फ्रेंच की। तत्कालीन कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था। तो जो इस टाइम का कर्नाटक था वो दक्कन के सूबेदार के नियंत्रण में था, जिसकी राजधानी ऑरकट थी। ऑरकट राजधानी थी। दक्कन का सूबेदार अंग्रेज़ों का में भी ये था, और बाद में मुगल एम्पायर का बाद में सब इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, वो हम आगे देखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ओहो ये पेज थोड़ा सा अच्छा, सो देखते हैं, लास्ट है, ख़त्म ही करते हैं। प्रथम कर्नाटक थोड़ा ही सा बचा है, आप देख लो यहाँ पे, बस इतना ही बचा है तो ख़त्म ही है। अच्छे पेज आगे, बस 2-4 लाइन ब्लर्ड है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1786 से लेकर के 46 से 48, थोड़ा गलत टंग स्लिप हो जाए तो क्षमा चाहेंगे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के विस्तार मात्र था। तो ऑस्ट्रिया में जो इनकी लड़ाई चल रही थी आपस में, इसके रिजल्ट ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर, प्रथम कर्नाटक युद्ध यहाँ स्टार्ट हो गया इंडिया में। इसका तत्कालिक कारण अंग्रेज कैप्टन बेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार। तो क्या हुआ, कैप्टन बेनेट था, इसने क्या किया कि अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ कैप्चर कर लिया, अधिकार कर लिया, ठीक है। ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल ही रहा था, तो इसके अंतर्गत इंडिया में लड़ाई छिड़ गई। और कैप्टन बेनेट पहले वाले में जो इन्वॉल्व था, कैप्टन बर्नेट बदले में फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्दने, तो एक फ्रांसीसी गवर्नर था ला बुर्दने के सहयोग से ड्यूप्ले ने मद्रास के अंग्रेज़ गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। तो अंग्रेज़ गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए किसने मजबूर किया? ड्यूप्ले ने। इस समय अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय थे। तो अंग्रेज़ जो थे इस टाइम फ्रांसीसियों के सामने असहाय थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए अनवरुद्दीन ने भेजा, और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोम के युद्ध में नवाब को पराजित किया। तो सेंट थोम के युद्ध में नवाब को किसने पराजित कर दिया? कैप्टन पैराडाइज ने। और नवाब अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का राजा था, इसने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सिपाही भेजे थे फ्रेंच के खिलाफ लड़ने के लिए, की एक सेना फ्रांसीसियों पर आक्रमण के लिए भेजी थी। और कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोम के नवाब को पराजित कर दिया, जो इंग्लिश में। तो अब आइए देखिए सेकेंड कर्नाटक वार देखते हैं। पहले ही देखो, जून 48 में फिर क्या हुआ? अंग्रेज रियर एडमिरल बोस्काबेन के नेतृत्व में एक जहाज़ी बेड़ा ने पौंडीचेरी को घेर लिया, परंतु सफलता नहीं मिली। बोस्काबेन, ठीक है, एडमिरल थे ये, अंग्रेज एडमिरल। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तर वॉर ऑफ सक्सेशन में की समाप्ति हो गई, और 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्स ला शैपेल, तो एक्स ला शैपेल नामक संधि 1748 के संपन्न होने पर भारत में इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष। तो ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल था ये वाला, पहले बार ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल, ठीक, एक्स ला चैपेल की ट्रीटी थी, जिससे वॉर एंड हुआ। फिर दूसरा फिर शुरू हो गया साल भर बाद, 5 साल चला ये लगभग, दूसरा वाला 49 से 54 के समय कर्नाटक के नवाब। तो इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहेब ने नवाब के लिए ड्यूप्ले का सहयोग प्राप्त किया। तो नवाब चंदा साहेब जो था, नवाब अनवरुद्दीन के लिए लड़ा। दूसरी ओर ड्यूप्लेक्स, एक मिनट, सो यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ एक सादा पेज चाहिए, मे बी, वेट अ मिनट, सेकेंड कर्नाटक युद्ध में हुआ क्या था कि सेकेंड वाला जो है, ये देखिए द्वितीय, ठीक है, यहाँ पौंडीचेरी की संधि दिखा रहा है सेकेंड वाले में, कर्नाटक हैदराबाद। तो सेकेंड में हुआ था कि फ्रेंच मुजफ्फरजंग और चंदा साहिब एक तरफ थे। तो एक तरफ थे फ्रेंच, यहाँ मैं पढ़ा दे रहा हूँ, फ्रेंच चंदा साहिब और मुजफ्फरजंग, ये एक तरफ थे, ठीक। अब इनकी लड़ाई हो रही थी इंग्लिश के साथ, ठीक। इंग्लिश को सपोर्ट कर रहा था नसीर जंग, ठीक, और नवाब अनवरुद्दीन। तो नवाब अनवरुद्दीन, नसीर जंग इंग्लिश एक तरफ, अब फ्रेंच और चंदा साहेब और मुजफ्फरजंग एक तरफ। और उसमें क्या हुआ था कि अनवरुद्दीन मारा जाता है, तो अनवरुद्दीन वॉज किल्ड, तो अनवरुद्दीन मारा जाता है, अनवरुद्दीन वॉज किल्ड,
जो इंग्लिश की तरफ था। अनवरुद्दीन वॉज किल्ड एट बैटल ऑफ अंबूर। तो बैटल ऑफ अंबूर पे जो अनवरुद्दीन है ये मारा जाता है 1749 में। ठीक, तो अब आइए देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि द्वितीय कर्नाटक में समय नवाबी पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहब नवाबी के लिए ड्यूप्ले का फ्रेंच सहयोग लिया और ड्यूप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। तो मुजफ्फर जंग का समर्थन ड्यूप्ले ने किया। फिर यहाँ पे देखिए, अंग्रेज़ों ने अनवरुद्दीन और नसीर जंग को अपना समर्थन प्रदान किया। चंदा साहब ने 1749 में अंबूर के अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया और मार डाला। तो 1749 में अंबूर के बैटल ऑफ अंबूर, अंबर या अंबूर कह लो, में मार डाला। किसने? चंदा साहब ने अनवरुद्दीन को, तथा कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी हेतु अपने भाई नसीर जंग से पराजित हो गया। पर मुजफ्फर जंग जो है ये नसीर जंग से पराजित हो गया। लेकिन 1750 ईस्वी में नसीर जंग की मृत्यु के बाद मुजफ्फर जंग यहाँ का सूबेदार बना दिया गया। तो मुजफ्फर जंग को सूबेदार बना दिया गया, पर वहाँ अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी चंदा साहब द्वारा। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पर था। इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि इंग्लैंड में के मद्रास में क्लर्क के रूप में आया था, रॉबर्ट क्लाइव, बाद में इसने क्या हुआ, बंगाल फतह, बैटल ऑफ प्लासी और ये सब में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका, बैटल ऑफ प्लासी में। तो ठीक है, जीतने के लिए और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल में ब्रिटिश रूल का बहुत बड़ा रोल क्लाइव को जाता है। तो इनको बहुत सम्मान मिला था जब ये इंग्लैंड गए थे वापस। तो जो कि इंग्लैंड में मद्रास के एक क्लर्क के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो चंदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में ड्यूप्ले की नीति को आलोचना करते हुए उसे वापस बुला लिया। तो फ्रांस स्थित अधिकारियों ने कहा भारत में ड्यूप्ले की नीति की आलोचना हो गई और उसे स्थान पर गोदेहे को 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बना दिया गया। तो किसको गवर्नर बनाया गया? 1754 में गोदेहे को गवर्नर बना दिया गया। ड्यूप्ले के बारे में J.R. मैरियत ने कहा है कि ड्यूप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की। क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा। तो क्लाइव ने बंगाल में खोजा। देन तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 और 63 के बीच तत्कालीन कारण था। क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार के लिए सब लड़ाई हो रही थी। कहाँ पे? चंद्रनगर के, कहाँ पे? बंगाल में। तो इसके लिए क्लाइव और वाटसन में लड़ाई हो रही थी। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच वेंडीवॉश तो बैटल ऑफ वेंडीवॉश हुआ। फिर इसमें क्या हुआ? बैटल ऑफ वेंडीवॉश, वेट अ मिनट, की लड़ाई निर्णायक थी। इसके बाद ये देखिए यहाँ ख़त्म हो गया है। 22 जनवरी यहाँ पे 22 जनवरी 1706 में को लड़े गए वेंडीवॉश के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने, तो अंग्रेजी सेना को आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। तो आयरकूट किसके साथ थे? अंग्रेजी सेना के साथ थे और फ्रांस सेना के साथ काउंट डी लैली थे। काउंट डी लैली इनका नाम है पूरा, काउंट डी लैली। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुआ, काउंट डी लैली हार गया और यह पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हो गई। और 16 जनवरी 1761 को पौंडीचेरी पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो इनका पोर्ट था, सब हर चीज़ था, पोर्ट कह रहा हूँ, जो सेंटर था फ्रेंच का इंपॉर्टेंट सेंटर जो पौंडीचेरी, वो 1761 में अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया। फिर क्या था? तो गए ये। फिर भारत में फ्रांसीसी शक्ति की असफलता के प्रमुख कुछ कारण थे, देख लीजिए। फ्रांसीसी सरकार असहयोगी स्टेट कंट्रोल थी, उनका सहयोग नहीं था। कंपनी का सामंती स्वरूप और अत्यधिक शाही नियंत्रण, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था नोबल सोबल्स का और ये सब वहाँ की सरकार का। इंग्लैंड के 9 सैनिक सर्वोच्चतम, तो इंग्लैंड के जो 9 सैनिक थे, नेवी बहुत स्ट्रांग थी इंग्लैंड की। और फ्रांसीसी सेनापति ड्यूप्ले, बसी आदि की तुलना में अंग्रेज सेनापति जो क्लाइव, लॉरेंस, आयरकूट ही स्ट्रांग थे। तो ड्यूप्ले और बसी की जगह ये जो सेनापति थी क्लाइव, लॉरेंस और आयरकूट, ये सब बहुत ही सूझबूझ और समझदार थे। डेंस बचा हुआ है। ये सब जो कुछ चीज़ें बची हुई हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे।